नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। करंट अफेयर के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वो हम उत्तीर्ण सीरीज में जो है वो डिस्कस करते हैं। तो उत्तीर्ण सीरीज 2026 की हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें 2026 वाले करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे। इसी उत्तीर्ण सीरीज की एक अलग से 2025 की प्लेलिस्ट भी जो है वो बनी हुई है, तो उसमें आपको 2025 वाले करंट अफेयर मिल जाएंगे। ये प्लेलिस्ट इसलिए बनाई जाएगी ताकि आपको सुविधा हो जाए लॉन्ग टर्म के लिए और आप इजीली रिवाइज भी कर सकें चीज़ों को और पढ़ भी सकें चीज़ों को। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2026 सेलिब्रेशन। तो ये स्टार लगा लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में 100% श्योरिटी के साथ ये पूछा ही जाएगा। बोलते हैं कि जो रिपब्लिक डे 2026 का यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह होगा उसमें मुख्य अतिथि जो है वो कौन होंगे। तो इसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे, इसमें जो है वो उर्सुला वॉन दीर लेन और एंटोनियो कोस्टा, ये जो है वो इसमें जो है वो क्या होंगे, चीफ गेस्ट जो है वो होंगे। तो हम 2026 का जो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाने जा रहे हैं उसमें चीफ गेस्ट का नाम आपने ध्यान रखना है। थोड़ा डिटेल से बताता हूं ताकि एग्जाम में डिटेल से ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो सके। अब बोलते हैं, जो 77वें नंबर का रिपब्लिक डे हम जनवरी 26 2026 को मनाएंगे उसमें जो चीफ गेस्ट होंगे वो उर्सुला वोन दीर लेन होंगे, ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन के। और एक एंटोनियो कोस्टा होंगे, एंटोनियो कोस्टा जो है वो प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के। ये दोनों जो है वो यहाँ पर आएंगे, ये चीफ गेस्ट के रूप में जो है बुलाए जाएंगे। पहली बार है कि फर्स्ट टाइम जो है वो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को जो है वो यहाँ पर एक साथ बुलाया जा रहा है। अगर हम इससे पहले बात करते हैं 2025 में इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे प्रेबोवो सुबियांतो, ये जो था वो बुलाए गए थे। 2024 में जो है वो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनको बुलाया गया था। उससे पहले 2023 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी को जो था वो बुलाया गया था। तो ये इससे पहले भी बुलाए गए थे। जैसे एचएस एलाइड एंटी जैसे एग्जाम आप देंगे तो वहां पर मैच करने को कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से ईयर में किसको चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए तभी तो आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मार्क्स हाउ मेनी ईयर्स सिंस द फर्स्ट अटैक ऑन द सोमनाथ टेम्पल। तो बोलते हैं कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। बोलते हैं कि ये जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है ये सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के कितने साल बाद जो है वो मनाया जा रहा है। मतलब पहला हमला जो हुआ था उसको कितने साल हो गए और फिर ये मनाया जा रहा है। तो पहले हमले को जो है वो लगभग 1000 साल जो है वो हो गए हैं। 1000 साल पूरे होने पर ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। अगर हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की बात करते हैं और सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं कि इसके ऊपर अटैक भी हुआ था, वो अटैक आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कौन से ईयर में हुआ था, तो ये 1026 में जो था वो हुआ था। 1026 में जो था वो हुआ था। फर्स्ट रिकॉर्डेड जो अटैक है सोमनाथ मंदिर पर वो जनवरी 1026 का है। और ये जो पहला अटैक इसके ऊपर किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है वो महमूद गजनी के द्वारा जो था वो किया गया था। तो महमूद गजनी का नाम आपने ध्यान रखना है। ये सोमनाथ टेम्पल जो है वो कौन से स्टेट में जो है वो आता है, ये भी पता होना चाहिए कि सोमनाथ टेम्पल जो है वो कहाँ पर आता है। तो ये जो है वो गुजरात में जो है वो सोमनाथ मंदिर है। गुजरात में ये सोमनाथ मंदिर स्थित है। देखिए, ये जो अटैक करने वाला महमूद गजनवी था ना, इसने नगरकोट यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में आप कांगड़ा देखते हैं उसके ऊपर भी अटैक किया था। तो नगरकोट के ऊपर इसने कौन से ईयर में जो था वो अटैक किया था, नगरकोट के ऊपर लगभग इसने 1009 ईस्वी में जो था वो अटैक किया था। तो 1009 में ये नगरकोट पर अटैक कर चुका है। सोमनाथ पर इसने 1026 में जो था वो अटैक किया था। तो महमूद गजनवी के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके दरबार में कुछ विद्वान हुआ करते थे, इनके नाम है अलबरूनी, जिसमें अलबरूनी, उतबी, फर्रुखी और फिरदौसी जो हैं वो आते हैं। ये आपने प्रमुख विद्वान भी इसके कार्यकाल के जो है वो ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच न्यू बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट allows प्राइवेट कंपनीज टू पार्टिसिपेट इन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। तो अब देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी भी एक जो है वो बहुत बड़ा जो है वो सेक्टर है। तो बोलते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है इस
सेक्टर में जो है वो जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, अब वो भी जो है वो इन्वेस्ट कर पाएंगी। तो एक बिल लाया गया है। अब इस बिल के बारे में पूछा गया है कि ये बिल कौन सा है जो प्राइवेट कंपनीज को जो है वो इस न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करने की अनुमति देता है। तो ये है शांति बिल, SHANTI, शांति बिल है ये। शांति बिल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम, शांति बिल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकते हैं। बेसिकली ये जो शांति बिल है, ये शांति बिल 2025 का है। ये बिल जो है वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज को न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्ट करने की अनुमति देता है। शांति का पूरा नाम क्या है? शांति बिल में शांति का पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। अगर हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में इसको सतत परमाणु ऊर्जा दोहन और विकास विधेयक बोला गया। इस शांति बिल का जो गोल है वो क्या गोल है? इस शांति बिल ने 2047 तक 100 गीगावाट एनर्जी का जो है वो लक्ष्य रखा है। इसने जो है वो जो रेगुलेशंस होती हैं, सेफ्टी और लाइबिलिटी होती है, उसको भी जो है वो इंश्योर करने की कोशिश की है। और जो क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी में ये न्यूक्लियर एनर्जी भी आती है, तो क्लीन एनर्जी को बूस्ट करने में जो है वो सहायता की है। इस बिल ने पुराने कुछ एक्टों को जो है वो रिप्लेस किया है। एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट है हमारा 1962 का, एक इसको इसने रिप्लेस किया है। और एक सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है 2010 का, उसको भी इसने जो है वो रिप्लेस किया है। तो ये भी नोट करें कि किसको इसने जो है वो रिप्लेस किया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज स्वर्न इन एज 112 यानी कि 112वें नंबर के मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी ऑन जनवरी 1, 2026। तो बोलते हैं कि 1 जनवरी 2026 को जो है वो न्यूयॉर्क सिटी के जो है वो नए जो है वो मेयर बनाए गए हैं। वो कौन बनाए गए हैं? अब आप कहेंगे कि या न्यूयॉर्क के भी मेयर हमें याद रखने पड़ेंगे। बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं पर भारत से। अब क्यों जुड़े हुए हैं भारत से वो जानते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम आप ध्यान रखें, जोहरान ममदानी इनका नाम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जनवरी 2026 में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जो हैं वो बने। और इंडिया के साथ ये जुड़े हुए हैं क्योंकि ये जो है ये प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता हैं इनकी मदर मीरा नायर के ये बेटे हैं। और ये मुस्लिम भी हैं, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये मुस्लिम भी हैं। तो ये फर्स्ट मुस्लिम एंड इंडियन अमेरिकन जो हैं वो बने हैं, जो 112वें नंबर के मेयर बने हैं न्यूयॉर्क के। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जाम के लिए। अगर हम एक और ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेट ऐसा भी है जिसने जो दिवाली हिंदू त्यौहार है हमारा, दिवाली को जो है वो स्टेट हॉलीडे जो है वो डिक्लेयर किया है। तो कैलिफोर्निया ने जो है वो हाल ही में डिक्लेयर किया था दिवाली को स्टेट हॉलीडे। और कैलिफोर्निया जो है वो तीसरा ऐसा स्टेट बना है जिसने स्टेट हॉलीडे जो है वो दिवाली को डिक्लेयर जो है वो किया है। इससे पहले जो है वो यूएसए के स्टेट हैं पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट, इनके द्वारा जो है वो दिवाली को स्टेट हॉलीडे जो है वो डिक्लेयर किया जा चुका है। तो दिवाली का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, याद रहेगा, नहीं भूलेगा, और मेयर का नाम भी याद रहेगा साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट वाज नेम ऑफ वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट हु वाज कैप्चर्ड बाय यूएस फोर्सेस इन मिलिट्री रेड ऑन कैरकस ऑन जनवरी 3, 2026। तो 3 जनवरी 2026 को बोलते हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनको जो है वो अमेरिका के सैन्य बलों के द्वारा कब्जे में लिया गया। तो किसको लिया गया है कब्जे में? अगर हम देखेंगे कि कब्जे में किसको लिया गया है तो वो लिया गया है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो निकोलस मैडुरो हुआ करते थे, उनको और उनकी वाइफ को भी साथ में जो है वो कब्जे में ले लिया गया है, या यूं कह लीजिए कि अरेस्ट कर लिया गया है। अब इनकी पत्नी का नाम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसे पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए। इनकी पत्नी का नाम है सिलिया फ्लोरेस्के जो है वो इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट कैप्चर्ड वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो एंड टुक आउट ऑफ द कंट्री ऑन सैटरडे था जनवरी 3, 2026 को। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक टर्न यहाँ पर आता है।
हम देखते थे कि प्रेसिडेंट जो है यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, वो काफ़ी टाइम से मांग कर रहे थे कि भाई उनको पीस प्राइज़ दे दो, पीस प्राइज़ दे दो। उन्होंने यहाँ पर शांति लाई, वहाँ पर शांति लाई, पीस प्राइज़ किसी और को मिल गया। 2025 का जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला वो मिला मारिया कॉर्निया मचादो को। तो मचादो ने अब क्या किया है, मचादो वेनेजुएला से संबंध रखती हैं, उन्होंने जो है वो अपना जो पीस प्राइज़ है वो ट्रंप को दिया है आकर। तो मतलब ऐसे नोबेल पीस प्राइज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, परंतु जो उनको मिला था, जो भी उनको मेडल मिला होगा वो मिला होगा, तो वो एक फ़ोटो में देखे गए जहाँ पर वो प्रेसिडेंट ट्रंप को वो सौंप रही हैं। तो 2025 का नोबेल पीस प्राइज़ किसको दिया गया है, वो मारिया कोरिना मचादो को दिया गया है। और ये वेनेजुएला की एक पॉलिटिशियन है और प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं। तो इन्होंने जो है वो थैंक यू भी किया कि डेमोक्रेसी लाने के लिए, या फिर ये पहले से ही डेमोक्रेसी को यहाँ पर प्रमोट करने की जो है वो मांग करती थी, या फिर इन्होंने जो है वो वहाँ पर डेमोक्रेसी को प्रमोट किया, पीस लाने के लिए कोशिश की, डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की ओर इन्होंने कंट्री को जो है वो ले जाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। तो इसलिए इनको ये नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो दिया जा चुका है। तो नोबेल पीस प्राइज़ का क्वेश्चन भी क्लियर हुआ और वेनेजुएला का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। वेनेजुएला की कैपिटल कहाँ पर है, तो कराकस में जो है वो वेनेजुएला की कैपिटल है, कराकस में जो है वो वेनेजुएला की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन हम देखें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRCA के JBT एग्जाम के लिए, पटवारी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीट से जुड़ सकते हैं। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और सीरियस एफर्ट्स कर भी रहे हैं, वहाँ पर पढ़ भी रहे हैं, दिल को तसल्ली देने वाला काम हो गया। एक हो गया कि सीरियस हैं आप स्टडी को लेकर, अगर सच में स्टडी को लेकर सीरियस हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। बाकायदा यहाँ पर आपको खुद से भी जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। आप खुद से पढ़ाई करते हैं तो खुद को यहाँ पर आकर आजमा सकते हैं। आप यहाँ पर जो है वो खुद की कमियों को एनालाइज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। आप शार्प हो जाएंगे, सही गलत का पता चलेगा और पेपर में हेल्प मिलेगी। अगर इन चीज़ों को लेकर काम करना चाहते हैं, अपने भविष्य को लेकर काम करना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन अगला देखिए, बोलते हैं विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 18th ब्रिक्स समिट 2026। तो बोलते हैं कि 18वें नंबर की जो ब्रिक्स समिट हुई, बोलते हैं कि इस ब्रिक्स समिट को जो है वो कौन सा जो है वो देश होस्ट करेगा। अब बोलते हैं अगर हम बात करें कि इसको होस्ट कौन करेगा, तो अपना भारत, इंडिया जो है वो इसको होस्ट करेगा। ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स समिट 2026 की इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम ध्यान रखिए। जो इंडिया होस्ट कर रहा है, 1 जनवरी से इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंटशिप ले ली है। इसकी जो थीम रखी गई है वो बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये थीम जो है वो रखी है। अब इसमें जो एक लोगो भी बनाया गया है, इसका लोगो मैं दिखाऊंगा आपको, परंतु लोगो है वो लोटस और उसमें नमस्ते का साइन बना हुआ है। तो ध्यान रखना कि लोगो किस चीज़ को डिपिक्ट करता है। तो कुछ इस तरह का लोगो जो है वो ब्रिक्स का आपको देखने को जो है वो मिल जाएगा। ये ब्रिक्स का लोगो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह का है। इसमें आप बीच में ये देख सकते हैं कुछ नमस्ते के टाइप में जो है वो बनाया गया है हाथ जोड़कर। तो यही खास बात है लोगो की, जो ये लोगो भी चर्चा में है या फिर लोगो भी जीके का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। हम ब्रिक्स की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिक्स हमारे सिलेबस में ऑफिशियली मेंशन किया गया है। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ब्रिक्स की स्थापना वगैरह के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ब्रिक्स में जो 5 कंट्रीज आती थी ओरिजिनली, एक इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आता था, ठीक है। अब इसमें कुछ और कंट्रीज आकर जो है वो जुड़ गई हैं। इसमें जो है वो टोटल 10 कंट्रीज हो गई हैं। इसमें जो है वो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये इसमें 5 और कंट्रीज जो हैं वो जुड़ चुकी हैं। पहले तो इसमें थी ही 5 कंट्रीज, अब और 5 कंट्रीज आकर जुड़ गई हैं, तो ब्रिक्स में टोटल 10 कंट्रीज जो हैं वो हो गई हैं। तो पूछा जाए ना कि ब्रिक्स में जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो आती हैं, तो ब्रिक्स में ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये कंट्रीज जो है वो आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है रिसेंटली विच इंडियन आर्मी ऑफिसर रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड
2025 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस भारतीय सेना अधिकारी को लिंग समावेशी शांति स्थापना में उनके योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पुरस्कार 2025 मिला है। तो ये 2025 का जो यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड है ये किसको मिला है? ये मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्यों ये मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला वो हम जानते हैं। यहाँ पर जो भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार हैं, इन्होंने जो है वो दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ शांति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया और इन्होंने जो यहाँ पर कार्य किया इसके लिए इनको समान भागीदारी स्थायी शांति यानी कि इक्वल पार्टनर और लास्टिंग पीस इस परियोजना के लिए जो है वो लैंगिक समावेशी शांति स्थापना श्रेष्ठी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पुरस्कार जो है वो मिला है। तो इसलिए आपने जो है वो इनका नाम ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बात कुछ और भी कर लेते हैं। यहाँ पर बात यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की भी की जाना ज़रूरी है। तो बोलते हैं कि करंट टाइम में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन है? प्रेजेंट टाइम में जो एंटोनियो गुटेरेस है, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। अब यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल पता चल गया आपको कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन है। यूनाइटेड नेशन जो है वो इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो होते हैं। परमानेंट मेंबर में जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो आती हैं? परमानेंट कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर जो है वो दी गई है। अब इसमें जो है वो चाइना, फ्रांस, रसिया और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये जो है वो 5 स्टेट आ जाते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर भी इसके होते हैं, तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो हर साल 2 सालों के बाद बदलते रहते हैं। टोटल इसमें वैसे 15 मेंबर जो है वो होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर, 10 नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है जी, ये पता चल गया आपको। टोटल 15 मेंबर, 5 जो परमानेंट वाले मेंबर हैं उनके वो कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम है वो भी साथ में जान लिया और बाकी यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये अवार्ड किसको दिया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क सेटअप इन। तो भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? अब बोलते हैं कि इंडिया का जो पहला फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल जो AI पार्क है वो कहाँ पर जो है वो स्थापित किया गया है? वो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तो तमिलनाडु यहाँ से थोड़ा सा जान लेते हैं, पता होना चाहिए कि क्या पूरा मामला है। ये प्रोजेक्ट बहुत कॉस्टली है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो है वो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो होगा। तमिलनाडु सरकार ने एक सर्वम AI है जिसके साथ एग्रीमेंट किया है कि वो जो है वो इंडिया में पहला फुल स्टैक सोवरेन AI पार्क जो है वो स्थापित जो है वो करेगा। तो तमिलनाडु ये मतलब साउथ की आप बहुत सारी ऐसी स्टेट्स देखेंगे जो इस तरह के काम करती रहती हैं। इनोवेशन के ऊपर वो बहुत पैसा लगाते हैं। ठीक है, इनोवेशन के ऊपर वो पैसा लगाते हैं, AI के ऊपर वो काम करते हैं। तो शायद वहाँ पर इसलिए आप कह सकते हैं कि रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इसलिए वहाँ पर जो है वो ज़्यादा हैं। ठीक है जी, तो ये भी एक रीज़न है वहाँ पर कि वहाँ पर जो रोजगार के अवसर हैं लोगों को ज़्यादा मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे। तो इंडियन आर्मी डे जो है वो हर साल मनाया जाता है। बोलते हैं कि कब ये मनाया जाता है, और इस बार का जो इंडियन आर्मी का डे मनाया गया वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। ये इंडियन आर्मी डे जनवरी 15 को जो है वो हर साल मनाया जाता है और इस साल भी जनवरी 15 को ही मनाया गया। 78th आर्मी डे जो है वो इंडियन आर्मी का डे इस बार मनाया गया। मनाया कहाँ पर गया? जयपुर में मनाया गया। ये पहली बार हुआ इस बार ऐसा कि जो मेन परेड आर्मी डे पर होती है वो कैंटोनमेंट के बाहर इस बार जो है वो हुई है, जयपुर के महल रोड पर जो है ये हुई है। तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि मेन परेड जो है वो आउटसाइड कैंटोनमेंट जो है वो हुई है। अब क्यों हमने ये डिसाइड किया होगा कि 15 जनवरी को ही जो है वो हम आर्मी डे को मनाएंगे? तो देखिए, सेना दिवस भारत में हर साल 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल और बाद में चलकर ये जो है वो फील्ड मार्शल थे KM
KM करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है। तो पता चल गया ना कि जो भारत के पहले फील्ड मार्शल थे, इनके पहले जो लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा थे, इनके द्वारा जो है वो पदभार ग्रहण किया गया था। और पदभार जब इन्होंने ग्रहण किया तो उसी उपलक्ष्य को जो है वो इस दिन मनाया जाता है। अब इंडिया में जो है वो नेवी डे भी मनाया जाता है। कब ये नेवी डे मनाया जाता है? कि 4 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। दिसंबर महीने में ये मनाया गया, 4 दिसंबर को ये मनाया जाता है। एयर फोर्स डे भी जो है वो इंडिया में मनाया जाता है। एयर फोर्स डे हम अक्टूबर महीने में मनाते हैं इंडिया में। इंडिया में एयर फोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर को जो है वो मनाते हैं। अब हमने जल, थल और वायु सेना के बारे में जान लिया। इंडिया में जो एयर फोर्स हैं उसके चीफ कौन है? तो उसके चीफ हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। इनका नाम ध्यान रखना है, अमरप्रीत सिंह का नाम ध्यान रखें। उसी के साथ एयर फोर्स के अलावा आपको नेवी के चीफ जो हैं वो ये भी ध्यान रखने हैं। नेवी के चीफ हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी करंट टाइम में चीफ हैं नेवल स्टाफ के। और हम आर्मी की बात करते हैं कि इंडियन आर्मी के चीफ जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो करंट टाइम में जो चीफ हैं इंडियन आर्मी के वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो चीफ हैं इंडियन आर्मी के। तो उनका नाम भी पता चला आपको। तो ये कुछ नाम भी हमने साथ में यहाँ पर रिवाइज कर लिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर PM Modi became the first global leader to receive the Great Honor of Nissan, the highest national honor of which country? तो PM मोदी को जो है वो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान जो है वो दिया गया है। जो बोलते हैं ये ग्रेट ऑनर निशान जो दिया गया है ये कौन सी कंट्री का जो है वो ऑनर है, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये जो है वो इथोपिया का जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट हो गया? इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि PM मोदी पहले ग्लोबल लीडर बने हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। इथोपिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया इसको बोलते हैं। दिसंबर महीने में गए थे PM मोदी जब उनको ये दिया गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है दिया क्यों जाता है बेसिकली, ताकि हम उन कंट्रीज़ के साथ अच्छे संबंध जो हैं वो स्थापित कर सकें। अब इथोपिया चाहता है कि इंडिया के साथ अच्छे संबंध स्थापित हो सकें। तो इथोपिया ने इसलिए ये अवार्ड जो है वो इनको दे दिया। ठीक है, देने के पीछे का रीज़न पता चला ना, क्योंकि इथोपिया ये चाहता है कि इंडिया उसके साथ अच्छा रहे, इंडिया की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए, इंडिया के जो बेनिफिट हैं वो इथोपिया को थोड़े बहुत मिलते रहें, तब ये जो है वो किया जाता है। PM मोदी को और भी कंट्रीज़ के अवार्ड बेशक मिल चुके हैं, उनको हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो डे 1 से डे 10 वाली सीरीज़ में बहुत बार रिवाइज हो चुके हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम इथोपिया की कैपिटल और करेंसी जो है वो जान लेते हैं। इथोपिया की जो कैपिटल है वो अदीस अबाबा जो है वो इसकी जो है वो कैपिटल है। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ ताकि अच्छे से पता चल जाए। अदीस अबाबा कर जो है वो इसकी कैपिटल आती है। अब इसकी करेंसी की बात करेंगे तो इथोपियन बीर कर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। इसको ETB भी जो है वो बोलते हैं, इथोपियन बीर कर इसको बोलते हैं ETB कर। तो ये आपने इथोपिया के बारे में, इसकी कैपिटल के बारे में, इसकी करेंसी के बारे में जो है वो बेसिक सा क्वेश्चन ध्यान रखना है। इस पार्ट की जो इंडिविजुअल PDF है वो टेलीग्राम पर मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं सेवा तीर्थ इज न्यू नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस। तो बोलते हैं कि सेवा तीर्थ जो है वो निम्नलिखित में से किस कार्यालय का नया नाम रखा गया है। हमने क्या पढ़ा था कि कुछ एक ऑफिसेज ऐसे हैं जिनके नाम जो है वो चेंज किए गए हैं। तो सेवा तीर्थ भी जो है वो एक ऑफिस का नाम जो है वो चेंज कर अब रखा गया है। और ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है, इससे पिछले एडिशन में हमने पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस किया था। अगर हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं तो पक्का आपको इसका आंसर आता होगा। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर जो है वो बता दीजिए। अब वीडियो की PDF जहां पर आपको मिलेगी वो है टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31 @allexam31 जब सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर आपको हमारा चैनल जो है वो मिल जाएगा और यहाँ पर ही आपको इंपॉर्टेंट जानकारी एग्जाम से रिलेटेड हम देते रहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।